हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवाई कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम और उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। 3 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर, आज उसका 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन क्वांटिटी Q एंड गिब्स फ्री एनर्जी G। इनमें क्या रिलेशंस है, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता है टेस्ट पे और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी आपको दिया जाएगा और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाएगा। तो इस सब चीजों की हम डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि डेल्टा जी, यदि डेल्टा जी इक्वल टू 0, यदि डेल्टा जी 0 है तो मतलब रिएक्शन आपका कहाँ है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। यदि गिब्स फ्री एनर्जी 0 है तो इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच चुका है। यदि डेल्टा जी आपका नेगेटिव है मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बेटा, यदि डेल्टा जी आपका पॉजिटिव नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिए, बहुत समझ के आपको आंसर देना है। डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात हम कर रहे हैं जब रिएक्शन क्या और रिवर्सिबल हो तब ये सब चीजें अप्लाई होंगी, वाला तो यूनिवर्सल है। लेकिन ये क्या अदरवाइज सिर्फ स्पॉन्टेनियस होता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात इसलिए यहाँ पे की जा रही है, रिटर्न इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि रिवर्सिबल डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है। ठीक है, आगे बात करिए। इफ डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी आपको पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नॉन स्पॉन्टेनियस है लेकिन स्पॉन्टेनियस है रिवर्स डायरेक्शन में। यानी डेल्टा जी के 3 मान सॉरी 0 है तो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो चुका है, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम है। यदि डेल्टा जी आपका नेगेटिव है यानी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यदि डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आता है यानी गिब्स फ्री एनर्जी यदि पॉजिटिव दी हुई है इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वह रिवर्स डायरेक्शन के लिए क्या है, स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके बेटा, ये बात है जी के 3 वैल्यूज की। आगे बात करते हैं बेटा, डेल्टा जी का मान आपको पता है क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln क्यू। ये ln क्यू क्या है, क्यू बेटा आपको वही रिएक्शन क्वाड्रेंट है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू आपको पता है क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू आपका होता है यदि आपका ए प्लस बी सी प्लस डी रिएक्शन है तो क्यू आपका होता है सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए और बी का पावर बी। वही आपका जैसे हमने किया था क्यूसी किया था रिएक्शन क्वाड्रेंट, वो कंसंट्रेशन क्वाड्रेंट, वैसे ही आपने यहाँ पे क्यू लिखा गया है। क्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्वाड्रेंट है एट एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट एट एनी कंडीशन एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अलावा किसी का दे रखा है तो वही दे रखा है आपका क्यू। ठीक, इसको यदि एलएन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2.303 आरटी लॉग क्यू। ठीक, इफ रिएक्शन इज अटेंड इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी रिएक्शन तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे यदि होगी तो लिखा है इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होगा तो ये इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln के होगा। और उसको कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी आपका यदि इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी लिखा है कि लिख देता हूं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आरटी ln के। ठीक है, ln के उसको कन्वर्ट किया हमने लॉग में, डेल्टा इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के। लॉग बड़ा यहाँ पे के क्या है, के आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इस फॉर्म में भी के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू होगा e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आरटी। ये ध्यान रखिएगा, यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हर एक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली इक्वेशन लिखी वो इंपॉर्टेंट है। आपको सारी इक्वेशन याद रखनी है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जाती है, फ्यूचर द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे, जब आप प्रीवियस पेपर देख रहे हैं तो वहां आपको दिखेगा पीएचडी में बहुत बार पूछा गया है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल में पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। ठीक, कन्वर्ट करके ये याद रखना है, ये तो मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर जो क्या ब्लैक मार्कर से वो इक्वेशन याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखना है। अगला इक्वेशन आपका वांट ऑफ इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। 2 फॉर्म में है, ये और ये दोनों ही वांट ऑफ इक्वेशन है, आपको ये मिलेगी या ये मिलेगी।
आपको पूछेगा, आप देखेंगे बेटा, तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। बॉन्ड ऑफ इक्वेशन फॉर्मूला क्या बेटा, डी। ये बेटा आप ध्यान रखिए, आपको तो अल्फा पढ़ने में आ रहा हो, ये डी है। डी ln kp बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर। ये आपका है बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए होगा, एक्चुअली दो अलग अलग टेम्परेचर पर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी तब के लिए बॉन्ड ऑफ इक्वेशन दिया गया है। बॉन्ड ऑफ इक्वेशन है फॉर डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। ये चीज ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं, नोट करके रखिए। यदि आपसे पूछे among the following in which of the following is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन बहुत से फैक्टर दिए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कैटलिस्ट और टेम्परेचर। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये बात याद रखिए, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। उसी के लिए बॉन्ड ऑफ इक्वेशन दिया गया, दो फॉर्म में है, इसी को जब इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया आपका। तो डी ln p बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर है। क्या बेटा, डी ln kp, इसका केसी होगा, केसी होगा तो ये हो जाएगा डी ln kp बाई डी टी डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर, या होगा डी kp2 बाई kp2 मतलब kp2 का मतलब ये है बेटा कि आपका जो टेम्परेचर T2 है तब यह आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। kp1 का मतलब जब टेम्परेचर T1 है तब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो log kp2 बाई kp1 इक्वल टू डेल्टा h बाई 2.303 T2 माइनस T1 बाई T1 T2, T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ओके, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, पूछी जाती है डायरेक्ट इक्वेशन। अगला देखिए क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये बेटा आपको ध्यान है, क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कई बार पूछा गया है। क्लैपेरॉन इक्वेशन में देखिए ध्यान रखो, ये आपको दिया जाएगा dp बाई dt बराबर डेल्टा h बाई t डेल्टा v। तो ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है जिसे मैंने लिखा है, ये इक्वेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन। आपको सिर्फ क्लैपेरॉन पूछेगा तो आपको ये लिखना है, ये वाली। और यदि क्लैसियस क्लैपेरॉन पूछेगा तो ये वाली d ln p बाई dt बराबर डेल्टा hv बाई rt स्क्वायर। दोनों अलग इक्वेशन है बेटा, ये सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन है, नीचे वाली क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। तो आपसे क्या पूछता है इसका ध्यान रखना है, क्लैसियस क्लैपेरॉन पूछ रहा है या सिर्फ क्लैपेरॉन पूछ रहा है। क्लैपेरॉन पूछेगा तो ये इक्वेशन, और क्लैसियस क्लैपेरॉन पूछेगा तो ये इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, dp बाई dt, बेटा d है, dp बाई dt बराबर डेल्टा h बाई t डेल्टा v, ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है। और यदि आपसे पूछे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, तो ये d ln p बाई dt बराबर डेल्टा hv बाई आर टी स्क्वायर, ये क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये आया log P2। ये किसके लिए बना, ये अलग अलग वेपर प्रेशर, मतलब अलग आपको जो वेपर प्रेशर होता है वह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो इसीलिए दो अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 पर वेपर प्रेशर निकालने के लिए इक्वेशन दी गई, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसी को इंटीग्रेट कर दिया तो यह है log P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा hv। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या है ये, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन है, डेल्टा hv बाई 2.303 r T2 माइनस T1 बाई T1 T2। दोनों को कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये सब आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ये आपका दोनों आपका वन ऑफ इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा, हर इक्वेशन में नाम लिख रखा है, इक्वेशन आपको याद रखनी है। मैंने आपको तरीका बताया इक्वेशन याद करने का, जितनी भी आपको इक्वेशन हमने बताई फिजिकल में, जहां भी जो क्वेश्चन मिलती है उसको अपना आप राइट डाउन करिए। जहां आप पढ़ते हैं पूरी दीवार यदि भर जाए तो चिंता मत करिए, सिलेक्शन एक बार हो गया तो दीवार आप फिर से पुतवा दीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पूरा एकदम चिपका के रखिए, डायरी में लिखेंगे तो पढ़ने में समय लगेगा। हर जगह वॉशरूम, मतलब जहाँ ब्रश करते हैं वहाँ लगा करके, जहाँ आपको लगे हर कोने में चिपका के रखिए, पूरी दीवार भर दीजिए अपने मतलब कि उससे फॉर्मूला से। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ एक फैक्टर करता है फिर वह टेम्परेचर, लेकिन इक्विलिब्रियम को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बेटा ऐसा है यदि रिवर्सिबल होना किसी रिएक्शन का नेचर है। और जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यदि देखेंगे तो जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मतलब प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे आपने बताया तो मैंने अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है हैबर प्रोसेस होता है, और हैबर प्रोसेस में जो है अमोनिया का फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। अब इक्विलिब्रियम यदि स्टेबलाइज हो गया तो आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, तो प्रोडक्शन करते कैसे अमोनिया का, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आता है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। उसी का यूज करके प्रोडक्शन करते रहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता रहता है और उसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। ओके बेटा, पहले से कॉपी कर लिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो बेटा।
और बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बनते हैं बेटा, आपको दिया रहेगा रीजन और पूछा रहेगा इसको, और ये डिसाइड होता है किससे? ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। ली चैटेलियर प्रिंसिपल से डिसाइड होता है क्या, वो कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल दिया गया। क्या कहना है इस प्रिंसिपल का? इफ अ सिस्टम, क्या कहना बेटा इसका? इफ अ सिस्टम is in equilibrium, if a system is in equilibrium, is subjected to change of concentration, temperature or pressure, the equilibrium shift in the direction so as to undo the effect of the applied change। ये है बड़ा कहानी पूरी इसकी। क्या है? कह रहा है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें चेंज करते हैं हम क्या? कंसंट्रेशन में दोनों कंडीशन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का कंडीशन, मतलब उसमें और हम रिएक्टेंट मिला दें या और प्रोडक्ट मिला दें या रिएक्टेंट विड्रॉल कर अंदर कुछ निकाल लें या प्रोडक्ट कुछ उसमें से निकाल लें। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज आपका है टेम्परेचर का चेंज करें उसमें, तो कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर का चेंज करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर घटा दें, और प्रेशर चेंज करें, प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर डिक्रीज करें, तो इक्विलिब्रियम हमारा मतलब तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट, यानी इक्विलिब्रियम हमारा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर इस जो चेंज किया उसके प्रभाव को खत्म किया जा सके। फिर समझिए, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये बात तभी होगी जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है, तो उसके कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, टेम्परेचर में चेंज किया जाए, बढ़ाया घटाया जाए, प्रेशर में चेंज किया जाए, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जाने के बाद जो चेंज किया गया है, जो चेंज आपने किया है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में, उसके प्रभाव को खत्म किया जा सके। यह ली चैटेलियर प्रिंसिपल है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें उसका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किया जाता है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर इस चेंज के प्रभाव को खत्म किया जा सके। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीज आपको ध्यान में है तो क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपके समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम उधर घूमेगा जहां पर चेंज के प्रभाव को खत्म किया सके, जो भी आपने चेंज किया कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, टेम्परेचर में, उसके प्रभाव को खत्म किया जा सके। ओके बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई बात, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। पहला जो हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट फैक्टर, इधर लिखते हैं, ये कॉपी कर लिया। पहला फैक्टर हम कंसंट्रेशन का ही लेते हैं। समझिए भाई, सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है, आप कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, तो भाई कंसंट्रेशन में दो चीजें पॉसिबल है, या तो आप कंसंट्रेशन घटाएं या बढ़ाएं, या रिएक्टेंट का बढ़ाएं या प्रोडक्ट का बढ़ाएं, उसी की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्या, पहला हमारा जो है देख रहे हैं हम फैक्टर, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन में हम चेंज आते हैं, मतलब सीधी बात है, अमाउंट चेंज कर रहे हैं। क्या है आपका जो रिएक्शन थी वो क्या थी? रिएक्टेंट्स और
प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम है क्लोजर। तो क्या होगा, अब कंडीशन बता रहे हैं आपको, if concentration of any reactant, ध्यान रखिए बेटा, if concentration of any reactants is increased, if concentration of any reactant is increased, the equilibrium shift in forward direction and more of the products are formed। क्या कह रहा है बेटा, यदि आप इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है और उसमें आप कोई भी रिएक्टेंट मिलाते हैं, या भाई दो रिएक्टेंट है, दो में किसी एक को मिलाए या दोनों को मिलाते हैं, जब बेटा आप रिएक्टेंट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो सीधी बात है, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहां ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो सके। भाई अनडू कैसे होगा, जब रिएक्टेंट को कंज्यूम कर ले तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, यानी प्रोडक्ट का ज्यादा ज्यादा निर्माण करेगी ताकि ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो सके, तभी तो उसके इफेक्ट को अनडू करेगी। तो यदि आप रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट मिलाते हैं या सारे रिएक्टेंट ऐड अप करते हैं, उसका कंसंट्रेशन ऐड करते हैं, तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ताकि जो भी आपने रिएक्टेंट ऐड किया है वह क्या हो सके, वह कंज्यूम हो सके, उसके इफेक्ट को खत्म करेगा कैसे, उसे कंज्यूम करके, तो कंज्यूम हो सके। ओके, अगला पॉइंट देखिए, if concentration of any products प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट आपका या फिर सारे प्रोडक्ट्स इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम shifts in backward direction, forming more reactants। देखिए, तो आपने प्रोडक्ट इसमें ऐड किया, तो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन उधर जाएगा जहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, कंज्यूम हो सकते हैं। प्रोडक्ट कंज्यूम किधर हो रहा है, रिएक्टेंट बनने में। तो आप जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करेगी। क्योंकि यही लैटिट्यूड प्रिंसिपल है कि यदि कोई चेंज लाते हैं आप कंसंट्रेशन टेंपरेचर प्रेशर में, तो रिएक्शन उधर मूव करेगी, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, इधर उस चेंज को अनडू किया सकते हैं। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट मिलाया, तो प्रोडक्ट कब उसका इफेक्ट कम होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम हो जाए। प्रोडक्ट कंज्यूम होगा क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट्स में ऐड करेंगे कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट आपका कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, और ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट क्या होगा, फॉर्म होगा। ओके बेटा, इसे कॉपी करिए और हम आगे बात करते हैं दूसरा टेंपरेचर की। बेटा हो गया आपका कॉपी कर लिया। अगला हमारा फैक्टर है टेंपरेचर। टेंपरेचर तो बेटा इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपका नेचर क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, उस बात पर डिपेंड करेगा। क्योंकि भाई एंडोथर्मिक होगी तो कंडीशन अलग होगी, एक्सोथर्मिक होगी तो कंडीशन अलग होगी। अगला देखते हैं हम, दूसरा हमारा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है बेटा, देखिए एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जो अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से है, उसका एग्जांपल लिया हमने। ये गैसेस में है, ये गैसेस में है, ये आपकी है एक्सोथर्मिक और इस डायरेक्शन में होगी एंडोथर्मिक। सीधी बात है, एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी तो दूसरी डायरेक्शन में होगी एंडोथर्मिक। 2NH3 गैसेस, और इसमें जो रिएक्शन निकल रही वो लगभग -92.4, और इधर लिखते हैं डेल्टा H -92.4 किलो जूल। ओके, इस रिएक्शन की बात की जाती है
या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, तभी मैंने डेल्टा एच लिखा है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड में क्या है, एंडोथर्मिक है। इसमें क्या होगा, जब चेंज करेंगे तो समझिए क्या होगा। इसके लिए ये रिएक्शन क्या है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज exothermic in forward direction while backward direction is endothermic। सीधी सी बात है, यदि कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी तो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी तो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। ओके बेटा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होती है, अपोजिट हो जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या हो रहा है बेटा, इस साइड आपका एक्सोथर्मिक है तो इसमें हीट नहीं चाहिए, तो मैं बता रहा आपको, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased, equilibrium क्या होगा बेटा, equilibrium will be shift in endothermic reaction, that is backward direction, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि रिएक्शन आपकी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इफेक्ट कहाँ खत्म होगा भाई, सीधी बात है, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कंज्यूम होगा। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ाना पर रिएक्शन बढ़ती है, और एक्सोथर्मिक वो जिसमें टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब इंक्रीज होती है। तो एंडोथर्मिक में क्या, टेम्परेचर चाहिए भाई, हीट चाहिए तो टेम्परेचर से तो हीट आएगी। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, आप उसे हीट दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब करेगा उस वैसे की बात, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां ज्यादा से ज्यादा हीट कंज्यूम हो सके। तो वो कौन सी डायरेक्शन है, वो है एंडोथर्मिक। वो कौन सी बेटा है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक डायरेक्शन, कौन सा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इस रिएक्शन की अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं बेटा, वहां पर जब क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि किस डायरेक्शन में या एंडोथर्मिक है, किस डायरेक्शन में मतलब कि एक्सोथर्मिक है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। इसमें हमने बता रखा है आपको कि हैरोल्ड प्रोसेस वाली रिएक्शन है उसमें एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और बैकवर्ड डायरेक्शन में यह एंडोथर्मिक है। तो वही कहा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंडोथर्मिक साइड में जाएगी। इसे कॉपी कर लिया। अब आगे बात करें, टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा, सीधी बात, टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन अभी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर कम चाहिए, हीट क्योंकि हीट इवॉल्व होती है और आप टेम्परेचर देंगे तो एक तो करेगा ऊपर से नीम चढ़ा, तो मामला बिगड़ेगा, इसीलिए आपका वो है। तो क्या होगा आपका, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर equilibrium, on decreasing temperature equilibrium shift in the exothermic direction that is forward direction. Hence formation of अमोनिया। ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जैसा क्वेश्चन हमारा कहेगा उस हिसाब से हमें विचार करना है, सोचना है और अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जवाब देना है। अगला बेटा क्या है, नेक्स्ट आपका फैक्टर, थर्ड फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ
चेंज इन प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर कर दें, ऑफ से लग रहा है, चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक नोट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एक आपको चीज ध्यान रखनी है, एक खास पॉइंट नोट, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर इफेक्ट only those reactions which involves gaseous state। पहली बात तो ये है gaseous substance, यानी प्रेशर चेंज तभी इन्वॉल्व होगा जब गैसेस स्टेट होगा, सब्सटेंस होगा। और क्या होगा, एंड देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मतलब डेल्टा जो आपको क्या था, डेल्टा एन जी था ना बेटा, हम लोग डेल्टा एन जी यूज करते हैं, वो नॉट इक्वल टू जीरो, या जीरो नहीं होना चाहिए। यानी प्रेशर में चेंज का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर तभी होगा जब क्या हो बेटा, गैसियस सब्सटेंस हो आपका रिएक्शन में। बात नंबर एक। बात नंबर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यानी डेल्टा एन जी वो आपका जीरो ना हो। यदि दोनों साइड में बराबर मोल्स हैं तो भी प्रेशर चेंज करने का इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें लिखा है चेंज ऑफ प्रेशर इफेक्ट ओनली दोज रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व गैसेस स्टेट सब्सटेंस, बात नंबर एक, एंड देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, दैट इज डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट का मोल सेम ना हो। यदि सेम होगा तो प्रेशर चेंज का इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, ये ध्यान रखिए। अगला आगे डिस्कस करते हैं, ऐसे कॉपी कर लिया बेटा। अब यदि है चेंज तो क्या होगा, यदि मतलब डेल्टा एन जी नॉन जीरो है, डेल्टा एन जी क्या बेटा जीरो नहीं है, तब क्या होगा, क्या चेंज आएगा उसकी बात करते हैं। तो क्या चेंज आएगा, on decreasing pressure reaction moves in that direction। यदि प्रेशर हम घटा रहे हैं, reaction moves in that direction where number of gaseous moles, यदि आपका डेल्टा एन जी नॉन जीरो है और आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो भाई प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें पहली बात की। यदि हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमारा उधर मूव करेगा, भाई प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन उधर मूव करेगा जहां प्रेशर इंक्रीज हो सके। प्रेशर उधर किधर इंक्रीज होगा, रिएक्शन हमारा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज्यादा हैं, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने ज्यादा गैसेस मोल्स होंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो रिएक्शन जब उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा हैं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो आपने प्रेशर घटाया था वह इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, यदि गैसेस आपका जो है प्रेशर डिक्रीज किया जाता है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैसेस नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ओके बेटा, वो डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन आपको जब दी जाएगी तो उससे आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे इसमें देखिए N2 + 3H2 ये आपकी रिएक्शन है, ये भी गैसेस में है 2NH3 ये रिएक्शन है बेटा। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा,
on decreasing pressure, डिक्रीज करेंगे तो किधर मूव करना है, उधर मूव करना है जहां पे क्या हो, जहां पे गैस बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, increasing pressure, on increasing pressure reaction move in forward direction where number of gaseous moles, यदि प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन उधर मूव करेगी बेटा जहां पर गैसेस मोल्स कम हो, जिस डायरेक्शन में गैसेस मोल्स कम हो। इस रिएक्शन में देखिए यदि प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर क्या है, मोल्स 4 है, इधर मोल्स 2 है, तो रिएक्शन यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर घटाएंगे तो मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैंने लिखा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, क्यों, वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स डिक्रीजेस। ओके बेटा, कॉपी कर लिए इसको। फिर अगला फैक्टर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है, ब्रेक हो गया। अगला हमारा फैक्टर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो बड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको इसमें हर पॉइंट जितने आपको बताया जा रहा है सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं, ये कहानी नहीं है, ध्यान समझने की। क्वेश्चन थ्योरेटिकल इस पे आता है तो आपको समझ में पॉइंट्स आएंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि फिर के तो काम चलेगा, क्योंकि रिएक्शन बदलेगा तो वैरी हो जाएगा वो। क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। उसमें पहला वाला कंडीशन क्या है, एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत ध्यान समझोगे, ये तो और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कंडीशन है। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात किया है तो इसमें ध्यान रखना है, देयर इज नो चेंज, देयर इज no effect, there is no effect on equilibrium on addition of inert। यदि बेटा आपका जो एडिशन इनर्ट गैस का एडिशन करना है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, यदि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वह इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी आप एडिशन इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में, तो इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा ना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। अगला क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है, एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बेटा आपका दूसरी कंडीशन, एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे करे या कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या है, इसमें क्या है, ऑन एडिशन ऑफ inert gases, on addition of inert gases, equilibrium will shift in that direction where number of
gaseous moles increases। ठीक, तो बता दिया कांस्टेंट प्रेशर पर आप इनलेट गैस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं यदि आप कांस्टेंट प्रेशर तो इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें भी आपको एक नोट ध्यान रखना है। क्या है नोट? इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 0 है तो क्या होगा? नो इफेक्ट। तो यहां भी है नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं, डेल्टा एन जी 0 हो तब भी इनर्ट गैस एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं है। बस इफेक्ट कब होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर हो और डेल्टा एन जी नॉन जीरो हो तो गैस का एडिशन करने पर रिएक्शन उधर मूव करेगी जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज्यादा होंगे। कॉपी कर लिएगा। फिर लास्ट आपका टेम्परेचर है जो हम डिस्कस करेंगे। इधर कॉपी होगा बेटा। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं बेटा कैटलिस्ट की, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फैक्टर की बात की जा रही है इसलिए इसको हम फिर से लिख रहे हैं, वरना इसकी बात हम कर चुके हैं। कैटलिस्ट के एडिशन से इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये बता रहे हैं आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अक्सर बढ़ता है तो बड़ा ध्यान रखिए। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट। ध्यान रखिए, मैंने इसलिए लिखा है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन इक्विलिब्रियम। बिकॉज, ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज it increases the rate of forward as well as backward reaction to the same extent. It increases rate of forward reaction as well as backward reaction to the same extent. कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल एक्सटेंट में इंक्रीज करता है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम को वह शिफ्ट नहीं करता, बस करता क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने का जो समय होता है उसको कम कर देता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेबलाइज कर देता है, बस यही करता है। तो क्या करता है? इन प्रेजेंस of catalyst, equilibrium achieves quickly। अचीव क्योंकि और एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, ये भी कंफ्यूज रहता है। कैटलिस्ट हैज no effect on equilibrium concentration। इसमें भी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर भी इसका कोई एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट का रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन मिक्सचर का जो कंसंट्रेशन है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सिर्फ एक काम है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल रेट में एक्सटेंड करता है तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। इसके अलावा कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं हम। आप इससे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, उसके बाद 2 बार कम से कम सुनिए, 2 बार सुन के इससे एक छोटा सा अपना नोट्स बनाइए। साथ साथ कॉपी मत करिए, पहले आप पूरा वीडियो सुना करिए, उसके बाद लिखा करिए अच्छे से, उसमें लिख के अच्छे से, मतलब ठीक से अच्छे से आप जो आप कंप्रेस कर सकते, जो आपने समझा वो अपना लिख लीजिए और रिवीजन चालू रखिए, रिवीजन धीरे करते रहिए। यहाँ तक हमारा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ तक हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग जो अगला लेक्चर लेंगे वह होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग आयनियस एसिड, आयनियस बेस,
लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रोंशेट एसिड, और उसके बाद आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, साल्ट्स की हाइड्रोलिसिस, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।